नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मथुरा के कलयुगी कंस का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन खाक हुई उसकी सल्तनत से जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक मोटा सा रजिस्टर, और उस रजिस्टर में तमाम बही खाता है। 3000 लोग जो रहते थे उसके साथ, उनका बही खाता, कौन पैसे देता था, कौन लाकर तमाम सामान देता था। देखिए, जवाहर बाग में खाक हुई इमारतों से निकले सबूत राम वृक्ष के आतंक की कहानी कह रहे हैं। जवाहर बाग में पुलिस को राम वृक्ष का गोदाम मिला है। इस गोदाम से ही एक मोटा रजिस्टर भी मिला है, जिस पर पानी पड़ने से वो गीला सा हो गया है। यह रजिस्टर इशारा कर रहा है कि राम वृक्ष को नक्सली इलाकों से भी मदद मिलती थी। रजिस्टर में राम वृक्ष को नक्सल प्रभावित इलाकों से मदद मिलने का जिक्र है। इस रजिस्टर में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वालों के नाम दर्ज हैं। इन लोगों के नामों के साथ साथ उनसे मिलने वाली लाखों की रकम का जिक्र भी रजिस्टर में है। रजिस्टर में राम वृक्ष यादव और उसकी आजाद हिंद सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद और खर्चों का पूरा ब्यौरा है। जवाहर बाग में हर महीने करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते थे। मुख्य खर्चों में भंडारा, वकीलों की फीस और बिजली का बिल शामिल है। जवाहर बाग में राम वृक्ष अपनी जड़ें जमा के इसमें साम्राज्य चला रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाल बिल्कुल बदल चुका है। ये साम्राज्य राख में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी इस राख से उठते हुए सवाल है कि आखिर वो ये साम्राज्य अपनी सत्ता को कैसे चला रहा था, 3000 लोगों को कैसे पाल रहा था, खाना पीना, बिजली, तमाम चीजें, कौन लोग थे जो उसको फंडिंग कर रहे थे। 280 एकड़ में फैले जवाहर बाग में बसे करीब 3000 लोगों पर राम वृक्ष की ही हुकूमत चलती थी। यहाँ वो बाकायदा अपनी सरकार चलाता था। जो लोग उसके हुक्म के गुलाम थे, उन्हें उसने बाकायदा पद दे रखा था। ये सारी बातें मलबे से मिले रजिस्टर में दर्ज हैं। राम वृक्ष के रजिस्टर में रुपए देने वालों को ज्यादा बड़े पद देने का जिक्र है। रकम जुटाने वालों को राम वृक्ष अपने संगठन में इलाका प्रमुख और संगत सेवादार का पद देता था। रजिस्टर में 20 से ज्यादा पन्नों में रकम जुटाने और संगठनों के खर्चों का जिक्र है। रजिस्टर में जवाहर बाग में कब्जे के दौरान लगाए गए 10 लाख रुपए के तिरपाल के खर्च का भी जिक्र किया गया है। राम वृक्ष यादव का मथुरा में कितना आतंक था, इसका बयान ये तस्वीरें कर रही हैं। ये मथुरा के जिला उद्यान अधिकारी की पत्नी है, जो अपना जला हुआ आशियाना देख रही है। ये उनका सरकारी घर है, जिसे राम वृक्ष और उसके गुर्गों ने कब्जा करके अफसर को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं जब अपना मकान छोड़ा तो यहाँ पे सारा सामान भी छोड़ दिया। मेरा सारा सामान था पूरा। मैं सिर्फ अपनी जान बचा के अपने बच्चों को लेके यहाँ से दौड़ी हूँ। किन हालातों में दौड़ी हूँ, ये सिर्फ मैं स्वयं जानती हूँ। इस चीज को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर सकती। मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी समस्या होगी जो आज पूरे देश के सामने है। मैं तो बहुत छोटी ये समझती थी कि लोग आए हैं, सत्याग्रह करेंगे, चले जाएंगे। जिस तरीके से आमतौर पर मुझे सत्याग्रह की परिभाषा पता थी, सत्याग्रह इन लोगों की भाषा में ये है, ये मुझे नहीं पता था। उनका इतना बड़ा मतलब गुंडा राज था साहब, यहाँ पे इतना आतंकवादी राज था यहाँ पे। 15 मार्च 2016 को जो कब्जा हो गया, उसके बाद 2016 में उन्होंने सबको मारपीट के यहाँ से भगा दिया। उसके बाद में उन्होंने कब यहाँ पे कब्जा किया, क्या किया, ये वो याद है आप लोगों के साथ जिस दिन से। राम वृक्ष की इस लंका में कुछ दिन पहले तक पुलिस प्रशासन की भी घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब लोग यहाँ आतंक का सफाया देखने आ रहे हैं। राम वृक्ष की खाक हुई हुकूमत की राख में अपने फायदे की चीजें तलाश रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं साहब आप? अभी तक नहीं आप माने हैं? मिल रहा है तो ये क्या है? ये मिल रहा है जो ये क्या है ये? जवाहर बाग में हुकूमत चलाने वाला राम वृक्ष जब अपने अंजाम तक पहुंचा तो उसका हश्र एक अपराधी की तरह हुआ। उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया, लाश तक उठाने कोई नहीं पहुंचा। नितिन जैन, मथुरा, आज तक। जैसी करनी वैसी ही भरनी। एक सनकी की वजह से पूरा जवाहर बाग रक्त रंजित हो गया।
तो उसका भी वही हश्र हुआ। जी हां, जब मौत हो गई राम वृक्ष यादव की, रिश्तेदार उसका शव लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस वालों ने लावारिसों की तरह अंतिम संस्कार उसका किया, लेकिन आखिर किसकी शह पर राम वृक्ष इतना बड़ा बना वहां पर, ये देखिए। क्या राम वृक्ष को मिला था सियासी संरक्षण? किसके दम पर जवाहर बाग पर हुआ राम वृक्ष का कब्जा? राम वृक्ष का सियासी आका कौन? ये सवाल यूं ही नहीं उठे हैं। 3 दिन के लिए धरने के लिए जवाहर बाग को मांगकर राम वृक्ष ने वहां 2 बरस से ज्यादा तक किसकी शह पर अपनी हुकूमत चलाई? उसका आश्रम हथियारों का डिपो बन गया, लेकिन प्रशासन और सरकार की नजर इस पर क्यों नहीं गई? तो क्या राम वृक्ष के सिर पर किसी आका का हाथ है? बीजेपी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हम तो अखिलेश जी को ये भी कहेंगे और उनके चचाओं को भी आग्रह करेंगे कि अखिलेश जी के कई चचा हैं, ये जो सभी बाकी के जो चचा हैं वो अखिलेश जी पर दबाव बनाएं कि इसमें एक ही जो चचा है उनके वही आरोपी हैं, बाकी चचाओं को क्यों बदनाम किया जाए। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और अखिलेश इस पर कार्रवाई करें तो ज्यादा अच्छा। मथुरा में जवाहर बाग के खूनी संघर्ष में 2 पुलिस अफसर। मथुरा के जवाहर बाग कांड में यूपी सरकार की भूमिका को बीजेपी तूल दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वो मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करें। तो आपको यह चाहिए कि पूरे मामले की जांच कराने के लिए भारत सरकार को लिखे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उधर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अपील में उन्होंने भी राम वृक्ष को सरकारी संरक्षण की बात कही है। इतने सारे सैकड़ों गैस सिलेंडर, सैकड़ों गाड़ियां, इतनी सारी व्यवस्था हो और वहीं बगल में एसपी ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, कोर्ट हो, उसके बाद भी 2 साल से कब्जा बना रहे, तो निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से सरकार की मिलीभगत की वजह से हुआ है और जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। राम वृक्ष यादव को किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या नहीं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन सी सियासी मजबूरी है जिसका फायदा उठाकर कोई भी राम वृक्ष कहीं भी समानांतर सरकार चलाने की जुर्रत कर पाता है। मथुरा से नितिन जैन के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। राजनीति खूब गर्मा रही है पहले दिन से इस मुद्दे पर। बीजेपी को लगता है चुनाव करीब है, बड़ा मुद्दा हाथ में लगा है। तमाम बड़े नेताओं के समाजवादी पार्टी को वो खींच रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या कह रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती, उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल। देखिए। राम वृक्ष यादव को अगर जिंदा पकड़ लिया जाता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह के परिवार के कई लोग बेनकाब होने वाले थे। बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति को हथियाने के लिए समाजवादी पार्टी के ये सभी नेताओं की जो रुचि थी उसमें से असली तथ्य सामने आ जाने थे। इसलिए पहले वो सारे लोग अंदर मार डाले गए और उनको मार डालने की ठीक से प्लानिंग बनाई गई कि कोई भी सबूत ना बचे, अन्यथा वहाँ राम वृक्ष यादव को भी जीवित पकड़ा जा सकता था। और इसमें बहुत निरीह लोग मरे हैं और जितनी संख्या बताई जा रही है मुझे संख्या उससे कई गुना ज़्यादा लग रही है। कि प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ है और वहाँ पर एक एसपी सिटी मार डाला गया है, एक एसओ मार डाला गया है और फिर भी डीएम कार्रवाई का आदेश नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो जो कर रहा है वो लखनऊ से पूछ के कर रहा है। और इसलिए अखिलेश यादव अगर इसमें से निकलना चाहते हैं बाहर तो उनको इसको सीबीआई की जांच को रेफर करना चाहिए, अन्यथा स्वयं अखिलेश भी इसमें संदेह के दायरे में आ जाएंगे। जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। उसी में से राम वृक्ष यादव इसी परिवार में से किसी एक सदस्य का मुहरा था जो सनकी और अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति था।
2 साल से 20 से वो 2000 हो गए वो लोग। वहाँ हथियार जमा होते रहे, वहाँ पर सब तरह की असामाजिक गतिविधियाँ होती रहीं, कभी भी पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने दी। कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया और जब अंत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति आ गई, तब ये 2 अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और जो कि बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है कि सामने क्या होने वाला है, और ये दोनों वहाँ पर शहीद हो गए। इसके बाद जो बीच में जो गैप आ रहा है, जो गैप साबित कर रहा है कि कार्रवाई करने से पहले पूरी प्लानिंग की गई कि इन दोनों के मर जाने के बाद में भी तुरंत फायरिंग के आदेश नहीं हुए और तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं बिहार में टॉपर्स फैक्ट्री का पूरा सच क्या है, क्योंकि आज तक ने सबसे पहले आपको दिखाया था कैसे एक कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ लोगों को टॉप कराया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये फैक्ट्री चलती कैसे है। देखिए, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। बिहार के इन टॉपर्स का चेहरा अब बिहार ही नहीं सारा जग पहचान चुका है। आज तक ने टॉपर्स के खोखले दिमाग का टेस्ट लिया तो शिक्षा की सारी मिट्टी पलीत कर दी। साइंस के टॉपर नंबर 1 सौरभ श्रेष्ठ और आर्ट की टॉपर नंबर 1 रूबी राय ने बिहार शिक्षा बोर्ड की छीछा लेदर करवा दी। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि बिहार के 12वीं क्लास के इम्तिहान में इन छात्रों को कैसे टॉप कराया गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन टॉपर्स के पीछे की इनसाइड स्टोरी है क्या। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज तक ने टॉपर्स की पोल खोली तो बिहार शिक्षा बोर्ड ने 14 टॉपर्स को दोबारा टेस्ट के लिए बुलाया। टॉप करने के बाद टॉपर्स का टेस्ट लेने की ये पहली मिसाल थी। इस टेस्ट में साइंस के 2 टॉपर्स का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। इनमें पहला नाम है सौरभ श्रेष्ठ का, जिसे 500 में से 426 अंक मिले थे। दूसरा नाम है राहुल कुमार का, जिसे 500 में से 423 नंबर मिले थे। जबकि रूबी राय डिप्रेशन की बात कहकर टेस्ट में पहुंची ही नहीं। अब रूबी को 11 जून को बुलाया गया है। सवाल यह है कि क्या रूबी अपने अधकचरे ज्ञान के साथ बिहार बोर्ड की जांच कमेटी का सामना कर पाएगी? उसी दिन जाती जिस दिन वहाँ आती था, लेकिन इतना न वो घबरा गई जो अथी हो गई, इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि टॉपर बनाने की विवाद की जड़ में है कौन। बिहार के इन टॉपर्स की कहानी के पीछे का सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आज हम कुछ सवालों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। क्या सारा कसूर सिर्फ गलत तरीके से टॉप करने वाले बच्चों का है? आखिर इन बच्चों को टॉप किसने कराया? वो कौन लोग हैं जो बिहार के भविष्य में दीमक लगा रहे हैं? बिहार परीक्षा बोर्ड में कौन भेदिया बैठा है? क्या बिहार बोर्ड के अफसरों की मिली भगत से ये मुमकिन है? वो कौन कौन नेता हैं जो बच्चों के इम्तिहान से भी पैसे कमाते हैं? कौन कौन स्कूल और उसके प्रिंसिपल इस रैकेट के पीछे हैं? क्या ये सारी बड़ी मछलियां कभी पकड़ी जाएंगी? जी हाँ, यही वो कॉलेज है जो बिहार में टॉपर बनवाने का रैकेट चलाता है। हाजीपुर के इस कॉलेज का मालिक बच्चा राय है और खुद ही कॉलेज के प्रिंसिपल भी। और एक बड़ी बात, बच्चा राय आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चा राय अपने कॉलेज में टॉपर बनाने की भी फुल गारंटी लेते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड ने 2 टॉपर्स के रिजल्ट के साथ साथ विशुन राय कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी है। राहुल, सौरभ और रूबी तीनों टॉपर विशुन राय कॉलेज के ही हैं। कॉलेज में सन्नाटा पसरा है और हमेशा कॉलेज में ही रहने वाले प्रिंसिपल साहब भी पिछले 3 दिनों से गायब हैं। आज तक ने सच जानने के लिए कॉलेज का रुख किया तो गेट पर एक संतरी पूरी मुस्तैदी के साथ कॉलेज की हिफाजत में मिला। फोटो मत खींचिए, फोटो खींचना मना है बहुत। अरे बचा हुआ जाए थे क्या? आप पहले ही सब हटाइए, सब हम नहीं चाहते हैं, उसको हटाइए आप।
विशुन रॉय कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि बच्चा अगर फेल हो जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऊंची पहुंच के दम पर बच्चा राय सब कुछ मैनेज कर देता है। बच्चा राय की बिहार की शिक्षा व्यवस्था में किस हद तक पकड़ है, इसका खुलासा अभी बाकी है। टॉपर्स मामले में पहले से ही किरकिरी झेल रही सरकार के सामने अब जांच का बवाल खड़ा हो गया है। एक जांच बिहार शिक्षा बोर्ड ने बिठाई है तो दूसरी जांच सरकार करा रही है। ऐसे में इन दो जांचों का फलाफल क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि इसमें किसी को बचाने का खेल भी शामिल हो सकता है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। विशुन राय कॉलेज, इस कॉलेज के बारे में कहा जाता था कि अगर आपका बच्चा कहीं पास नहीं हो रहा तो यहाँ एडमिशन करा दीजिए, शर्तिया पास हो जाएगा। इधर प्रिंसिपल साहब के बारे में सुनिए, 2 बार 12वीं फेल, फिर इसी कॉलेज से एग्जाम दिया, 12वीं पास हो गए और प्रिंसिपल बन गए। प्रिंसिपल ऐसे तो छात्र कैसे? ये है बच्चा राय। बिहार के अकेले वैशाली जिले में बच्चा राय कई उच्च शिक्षा संस्थान चलाता है, जैसे म्यूजिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज से लेकर पब्लिक स्कूल भी हैं, और सबको बच्चा राय खुद ही देखता है। कंपनी कैसे चलती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, ऑर्गेनाइजेशन सिंगल 1% से तो चलता नहीं। सरकार कैसे चल रही है, मुख्यमंत्री के बाद ऑलरेडी मंत्री हैं, मंत्री के बाद विधायक है, वही ऑलरेडी जो चैनल है उसके थ्रू चल रहा है। सवाल है तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विशुन रॉय कॉलेज के सौरभ, राहुल और रूबी ने टॉप कैसे किया था। सूत्रों की माने तो इसके लिए 2 में से कोई एक तरीका इस्तेमाल किया गया। पहला, परीक्षा बोर्ड दफ्तर की मिली भगत से प्रैक्टिकल के नाम पर साइंस सब्जेक्ट के छात्रों की कॉपियां पटना स्थित मूल्यांकन केंद्र से वापस विशुन रॉय कॉलेज मंगवाई गई। फिर छात्रों से नए सिरे से सवालों के जवाब लिखवाए गए, यानी पुरानी कॉपियां बदल दी गईं और नई कॉपियां वापस भेजी गईं, पर कॉपियों के सीरियल नंबर वही रखे गए। लेकिन विशुन रॉय कॉलेज ने आर्ट्स में भी टॉप किया है, और आर्ट्स में तो प्रैक्टिकल इम्तिहान होता ही नहीं। फिर आर्ट्स के छात्रों की कॉपियां कैसे मंगाई जा सकती हैं? सूत्रों की माने तो आर्ट्स के छात्रों को टॉप कराने का खेल दूसरे तरह से खेला गया। पुराना दागदार रिकॉर्ड देखते हुए विशुन रॉय कॉलेज की कॉपियों का मूल्यांकन पटना में किया जाता है। इस बार कॉपियां पटना के राजेंद्र नगर सेंटर पर जांची गई थी, वो भी जबरदस्त सुरक्षा और निगरानी के बीच। पर सूत्रों के मुताबिक कॉपी चेक किए जाने के दौरान विशुन रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय और परीक्षा बोर्ड के कई अधिकारी लगातार मूल्यांकन केंद्र के बाहर देखे गए। खबर यही है कि कॉपियों में हेरा फेरी मूल्यांकन केंद्र पर ही की गई। तो इस ऐसे मामलों में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब ऐसी कोई घटना आ गई है तो आगे से मैं नहीं समझता हूँ अब इस प्रकार की किसी चीज की गुंजाइश रही, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कैंसिल करना आदि आदि, इसकी पूरी जांच होगी और इसमें ये क्रिमिनल मामला भी बनेगा। पिछले 3 से 4 सालों से बिहार के परीक्षा परिणामों को प्रभावित करने के मामले में बच्चा राय सवालों के घेरे में आए, लेकिन बिहार बोर्ड में अपनी जबरदस्त पकड़ और राजनीतिक पहुंच के दम पर बच्चा राय मामलों को रफा दफा कर देते हैं। पिछले साल इसी कॉलेज के 222 छात्रों के हूबहू एक जैसे नंबर आने के बाद बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही ने रिजल्ट पर रोक लगाकर जांच बिठा दी थी, लेकिन लंबी जांच के बाद बच्चा राय के कॉलेज को क्लीन चिट देते हुए पहला टॉपर विशुन रॉय कॉलेज भी घोषित कर दिया गया। 222 कॉपी में समान अंक था और वहाँ एक ही हैंडराइटिंग पाई गई थी, और उसमें बोर्ड ने अपनी कमेटी, निगरानी कमेटी से जांच भी कराई। लेकिन क्या हुआ, जो तीसरे नंबर पर था उसको टॉपर था उसको 1 नंबर पर कर दिया। बिहार बोर्ड ने विशुन रॉय कॉलेज के इस छात्र का भी रिजल्ट घोषित किया जो सरासर नियम के खिलाफ है। जी हाँ, साइंस के छात्र सुशील कुमार को नकल के आरोप में निष्कासित किया गया था, जिसका मतलब यह है कि छात्र अगले 2 साल तक इंटर की परीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन बच्चा राय के जुगाड़ से उसे रिजल्ट में फेल दिखाया गया, यानी अब वो अगले साल फिर परीक्षा दे सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अपने बोर्ड की इस कारगुजारी से हैरान हैं और मिली भगत का इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे विद्यालय से ये निष्कासित हो गया था एग्जामिनेशन में, तो ये एक्सपेल लड़का है, इसका फेल में नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये परिणाम जो है ये गलत, बोर्ड के द्वारा गलत किया गया है।
एक्सपेल्ड जो कर दिया गया है उसका फेल का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। कि जितनी भी मार्क्स का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा लेती है वो मार्क्स बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड देती है, और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं और चेयरमैन होते हैं उन लोगों की इसकी जिम्मेदारी बनती है। इस साल इंटर आर्ट्स और साइंस की परीक्षाओं में गड़बड़ी उजागर होने के बाद बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग ने घोटाले की जांच के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया है। जितनी तेजी से ये कमेटी बनी उतनी तेजी से भंग भी कर दिया। जो लोग भी इसमें कार्यकलाप में मतलब इन्वॉल्वमेंट है, सबकी संलिप्तता जांची जाएगी ना, सबको देखा जाएगा कौन लोग। तो ये किस तरीके से जांच बढ़ेगी, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या कोई टीम बनाएगी? तो ये तो डीजीपी बताएंगे ना। हमारा काम है एफआईआर करना, और जांच तो डीजीपी करेंगे ना। डीजीपी टीम बनाएंगे, किस तरह से जांच की तो डीजीपी नहीं देंगे। बिहार में शिक्षा माफियाओं के तार राजनीतिक गलियारों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बच्चा राय जैसे लोगों का जिनको आशीर्वाद मिल जाता है वो टॉपर हो जाता है। दाखिले के नाम पर विष्णु राय जैसे कॉलेज पहले दाखिले के नाम पर पैसा बटोरते हैं, फिर टॉप कराने और अव्वल नंबर लाने पर सरकारी अनुदान भी करोड़ों में सरकार से वसूलते हैं। 2 बार खुद इंटर फेल बच्चा राय टॉपर्स बनाने की फैक्ट्री चलाता था। आप ये जानकर हैरत में होंगे कि खुद 2 बार इंटर फेल करने के बावजूद महज 19 साल की उम्र में बच्चा राय विष्णु राय कॉलेज का प्रिंसिपल बन बैठा। उसके सामने पूरा साम्राज्य था जिसमें वो बच्चों के साथ साथ सरकार से भी अनुदान की करोड़ों की राशि वसूलता था। संदीप आनंद के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। मोहब्बत में लोग हद से गुजर जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भोपाल की घटना है। पहले बॉयफ्रेंड के कत्ल का पूरा प्लान बनाया, कर भी दिया, और फिर सुसाइड का प्लान। क्या हुआ देखिए। खून से सना चाकू, फर्श पर पड़े खून के धब्बे, सीढ़ियों पर पड़ा मोबाइल और घर में मौजूद पुलिस वाले। भोपाल के साकेत नगर इलाके के इस घर में एसपी से लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी बयां करती है कि यहां कुछ ऐसा हुआ है जो बेहद खौफनाक है। जी हां, इस घर में मोहब्बत का मर्डर हुआ है और इसे अंजाम दिया है थाने में बैठी मुंह छिपाती इस लड़की ने, जिसका नाम है योगेश्वरी। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पढ़ रही योगेश्वरी को प्रॉपर्टी डीलर विभाष से मोहब्बत थी। 31 साल का विभाष भी योगेश्वरी को दिलोजान से चाहता था, इस बात से बेखबर कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। और फिर वो हो गया जिसके बारे में शायद विभाष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। विभाष कनेरिया नामक लड़के को योगेश्वरी नाम की लड़की ने अफेयर के चलते बहस के दौरान उसको चाकू मार दी थी। रविवार की रात शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो रही थी और ये बातचीत कब कहा सुनी में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर योगेश्वरी ने अपने ही प्रेमी के सीने में खंजर उतार दिया। खून से लथपथ विभाष को उसकी बहन अस्पताल लेकर गई, लेकिन अफसोस विभाष की सांसें उखड़ चुकी थी। इसमें आरोपिया जो है वो पुलिस कस्टडी में आ चुकी है और उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, न्यायालय पेश किया। योगेश्वरी ने अपने प्रेमी को मारने के बाद कुएं में छलांग लगाकर जान देनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। अमित जैन, भोपाल आज तक।